गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज 30 नवंबर 2020 और मैं मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, डायरेक्टर संबोधि आईएएस एकेडमी मुंबई ठाणे, आप सभी का इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत करता हूँ। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो भारत का जो संविधान है उसको एडॉप्ट एनैक्ट और भारत के लोगों को प्रति उसको एडॉप्ट किया गया। और भारत सरकार ने कुछ साल पहले इस दिवस को 26 नवंबर 1949 इस दिवस को संविधान दिवस के तौर पे मनाना शुरू किया है। महाराष्ट्र ये पहला राज्य है कि जहाँ पे संविधान दिवस मनाने की शुरुआत फर्स्ट टाइम हुई। और संबोधि आईएएस एकेडमी जो गत 15 वर्षों से अ, हमारे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में जाके चर्चा सत, चर, अ, मतलब चर्चा सत्रों के माध्यम से, मार्गदर्शन शिविर के माध्यम से और खासकर मुंबई और ठाणे रीजन में प्रॉपरली कोचिंग के माध्यम से, प्रोफेशनल कोचिंग के माध्यम से जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, एमपीएससी स्टेट सर्विसेज, पीएसआई, एसटीआई, एएसओ एग्जाम्स या बाकी अन्य एग्जाम्स और फिर स्टाफ सिलेक्शंस, केंद्र सरकार की स्टाफ सिलेक्शंस एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, एनडीए सीडीएससी एग्जाम्स वगैरह, इसके माध्यम से इस देश के प्रशासन में अधिकारी और गवर्नमेंट के कर्मचारी भेजने का काम करते हैं, काम कर रहा है। और साथ ही साथ हमारा हमारा जो इंस्टीट्यूशन है संबोधि करियर एकेडमी, ये हमारा इंस्टीट्यूशन इस देश के लोगों में भारतीय संविधान के प्रति एक महत्वपूर्ण जानकारी जाए और भारत का नागरिक, ओके, जहाँ तक हम जा सकते हैं, जिन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, तो उस उनके पास पहुंचकर भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम संबोधि करियर एकेडमी इस कोचिंग के साथ साथ कर रहा है गत 15 वर्षों से। और 600 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स तो सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज और केंद्र सरकार, बैंक वगैरह इसमें है ही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम है वो साथ ही साथ हम कर रहे हैं। और इसी एक मिशन का एक जो भाग है, यह है कि 26 नवंबर से लेके हमने अभी पहले तो हमारा 4 दिसंबर तक प्रोग्राम था, अभी हमने 5 दिसंबर तक उसको बढ़ाया है। तो हमने अलग-अलग विषय जैसे सामाजिक न्याय है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वुमेन एम्पावरमेंट है और फिर रिजर्वेशन पॉलिसी है, लेबर इश्यूज है, मूलभूत अधिकार है, भारतीय संविधान के मूलभूत कर्तव्य है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ऐसे काफी सारे विषयों पे हमने 26 नवंबर से प्रोग्राम लेना जो है, रात को रोज रात 9 बजे से लेके 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक के सेशंस लेना हमने स्टार्ट किया है। और पहला जो सेशन हमारा हुआ था 26 नवंबर को, उसमें आईएएस कालीचरण खरतड़े सर, जो मेरे मित्र है और जो अभी तेलंगाना कैडर में पोस्टेड है आईएएस ऑफिसर के तौर पे, तो उनका फर्स्ट सेशन हुआ। उन्होंने प्रियम्बल का विस्तृत रूप से मार्गदर्शन किया, प्रियम्बल के ऊपर भारत की जो उद्देशिका है संविधान की। उसके बाद सेकंड लेक्चर मेरा खुद का हुआ, मूलभूत अधिकारों के बारे में मेरा लेक्चर हुआ। और फिर उसके बाद थर्ड लेक्चर जो हुआ हमारा, तो प्रोफेसर चित्रा लेले मैडम है, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एसएनडीटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स के जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की जो हेड है, उनका लेक्चर महिला सशक्तिकरण पे हुआ। और कल 29 नवंबर को जो हमारे सेशन हुए, वो 2 सेशन हुए थे, जिसमें अपेडा के डेप्यूटी डायरेक्टर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, उसके जो नागपाल लोहकरे सर है, उन्होंने हैदराबाद से सारे लोगों को एग्रीकल्चर पॉलिसीज, एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में गाइडेंस किया। और साथ ही साथ उसके बाद सेकंड सेशन हुआ हमारा कल का, हेल्थ सेक्टर और हेल्थ इश्यूज के बारे में। हमारे एक कर्नाटका गवर्नमेंट के ऑफिसर है सुभाष कामले सर, इन्होंने हेल्थ इश्यूज
हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स और भारतीय संविधान, इसके बारे में विस्तृत बिल्कुल बहुत ही अच्छे से चर्चा की थी। आज हमारा यह 5वां दिन है, ओके। और हाँ, आज हमारा ये 5वां दिन है और आज के दिन एक्चुअली डॉक्टर किशोर मानकर सर, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर है, उनका एक्चुअली लेक्चर था, लेकिन किसी वजह से उनका लेक्चर जो है मैंने अभी 5 दिसंबर को रखा है। ही इज प्रेजेंटली सर्विंग एज अ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट टू नागपुर डिवीजन। तो उनका जो सब्जेक्ट था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसकी बजाय डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े सर, जो संबोधि आईएएस एकेडमी का जो मेरा मिशन जो है, डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े सर का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े सर मेरे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बैचमेट रह चुके हैं। हम दोनों ने 2004 की 2006 की यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की जो आईएएस की जो मेंस होती है वो साथ में दी थी। और उनका सिलेक्शन मेरे ही सामने हुआ है 2005-6 के बैच में एज असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो बहुत ही एक बहुत ही हम जिसको बोलते हैं कि एक वैल्यू सिस्टम को प्रैक्टिस में लाने वाले ऑफिसर है। बहुत ही एंथुसियास्टिक, बहुत ही एथिकल ऑफिसर है, जिन्होंने हमारे देश के जो लेबर्स है और लेबर से रिलेटेड जो इश्यूज है उसके ऊपर भी उनका काम है। एट द सेम टाइम रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, ओके, आरक्षण की जो नीति है, जो काफी सारे लोगों के पल्ले नहीं पड़ता, काफी सारे अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और काफी सारे लोगों का जो नजरिया है वो या तो एक बहुत ही पॉजिटिव होता है या बहुत निगेटिव होता है। तो ऐसे रिजर्वेशन पॉलिसी के इश्यूज पे डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े सर, इनका बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छी कमांड है। सुप्रीम कोर्ट की केसेस हो या हाई कोर्ट की केसेस हो, इसको अच्छे से उन्होंने स्टडी करके उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, संविधान के दायरे में वो रिजर्वेशन पॉलिसी के इशू को रखते हैं। और मैंने 2 साल पहले 21 अक्टूबर 2018 में मुंबई में नाहूर में मैंने उनका बहुत बड़ा सेशन रखा था, जिसमें करीब 400 से करीब लोगों ने उन पार्टिसिपेट किया था। दिन भर का वो सेशन था और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के लगभग 250 ऑफिसर्स ही उसमें पार्टिसिपेटेड थे और बाकी सारे स्टूडेंट्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और अलग अलग विभागों के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया था। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, अभी मैं डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े सर का स्वागत करता हूँ। एंड दिस इज ओवर टू यू डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े सर। I am very much sure that you will enlighten our students of Sambodhi IAS Academy. At the same time, all those people of India, okay, all those people of India, those who want to know basic and the advanced this thing information, and like so many people are having confusion with respect to this issue. So I would request you to start this session, which we have organized on the eve of Constitution Day. Thank you very much, and over to you, Dr. Hemant Tirupudi sir. Thank you, Mangesh ji. Good evening, all of you. It's really heartening to see that many of the people, apart from the students, have joined us since 5 to 6 days, and who are keen, who are eager to know more about the applied aspect of the constitutional provisions. What is the status? Which areas are yet to be implemented? Which principles, which provisions of the constitutions have been applied? What is the gap between the application and the provisions? You may not be, most of us to whom I'm interacting for the first time may not be aware that since the beginning of Sambodhi Academy, शुरुआत से ही, संबोधि एकेडमी की शुरुआत से ही
मंगेश जी और मैं एक दूसरे के साथ, इस संस्था के साथ, इस संस्था की जो फिलॉसफी है उसके साथ हम जुड़े हुए थे, राइट फ्रॉम आवर हॉस्टल डेज, राइट फ्रॉम आवर प्रिपरेशंस। एक ये बात बड़ी ही यूनिक है कि कोई एक एकेडमी जो यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, वो संविधान दिवस को इतने बड़े पैमाने पर इंटेंसिवली ऑल ओवर इंडिया के पार्टिसिपेंट्स के साथ जस्ट फॉर द सेक, केवल उनको कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, व्हाट इज द अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये बताने के लिए इतनी एफर्ट्स ले रही है. And I really find this very unique because since so many years I'm witnessing many educational institutions who are in this field, but I don't think, or I have not yet come across any of the institution who has taken such a unique stand of celebrating the Constitution Day in such a grand manner and in such a sincere way. जहां पर कोई जिसको हम कहते हैं इवेंट नहीं है, बल्कि सिंसियर शेयरिंग ऑफ थॉट प्रोसेस, सिंसियर शेयरिंग ऑफ द स्टेटस, एंड जहां पर हम वाकई में जो एरियाज रह चुके हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं. ये आई रियली फाइंड इट वेरी हार्टनिंग, एंड मेरे लिए दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन हु इज doing and undertaking such sort of exercise. I really congratulate Mangesh Burkar ji, his team and the entire Sambodhi Academy along with the students for undertaking this initiative. Thank you very much. Thank you very much for appreciation. It is required to be noted because हम सभी लोग देख रहे हैं, संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान का एक ही मतलब है, रूल ऑफ लॉ. संविधान को अगर हमें एक फ्रेज में एस्टेब्लिश करना है या कन्वे करना है तो इट इज नथिंग बट रूल ऑफ लॉ. और ये रूल ऑफ लॉ जो है, ये रूल ऑफ लॉ कौन एस्टेब्लिश करता है? ये रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने की अथॉरिटी ना ही जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है उनमें है, इसको डायरेक्टली अप्लाई करने की जो अथॉरिटी है वो केवल और केवल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, केवल उनकी ये अथॉरिटी बनती है इस रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करने की, इंप्लीमेंट करने की. और जो संबोधि एकेडमी का जो ध्येय है कि हमें ना केवल ऑफिसर्स को इंडक्ट करना है गवर्नमेंट सेटअप में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि हमारी एक प्री कंडीशन है, हमारी यह प्री कंडीशन है कि जो कोई भी ऑफिसर संबोधि से इंडक्ट होगा वो एथिकल फ्रेमवर्क वाला होगा. सेकेंडली, वो सर्विस ओरिएंटेड होगा. थर्डली, वो करेजियस होगा, वो नीडर होगा. फोर्थली, वो केवल और केवल पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा. These are the four virtues which are required for any of the student of Sambodhi Academy to imbibe in himself or herself. अगर केवल कोई परीक्षा पास ही करवानी है तो let me tell you very frankly, कोई भी एग्जाम पास करवाना
किसी स्टूडेंट को वो पास करना, यस ये कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ये डुएबल चीज है। लेकिन केवल उन विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए प्रिपेयर ना करते हुए उनको पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तैयार करना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने के लिए तैयार करना, आई थिंक ये मैं केवल इसी एकेडमी के प्रिंसिपल्स और फिलोसॉफी में देख रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई ओनली associate myself with this academy. I usually do not respond to the other requests or invitations regarding such interactions with the students. Regarding today's topic, yes, let's begin. Constitutional policy of reservations. इसका सीधा ताल्लुक है हमारी स्वतंत्रता आंदोलन से, हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से। जो हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी, जिसको हम कहते हैं 1885, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब से ये एक्सप्रेसली शुरू हुई। और शुरुआत में जो इसका फेज था, जो फर्स्ट फेज था, जो इनिशियल फेज था, ये इनिशियल फेज में इस स्वतंत्रता आंदोलन की जो भूमिका थी, इसके जो उद्देश्य थे और इसकी जो डिमांड्स थे, ये क्या डिमांड्स थी हमारी? स्वतंत्रता आंदोलन की फर्स्ट फेज की जो डिमांड थी कि भैया ये जो आउटसाइडर्स, ये जो बाहर के लोग, ये जो ब्रिटिश लोग भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, भारत के गवर्नेंस को चला रहे हैं, भारत के लोगों के लिए कानून बना रहे हैं, भारत के लोगों के लिए नियम बना रहे हैं, ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ये जो गवर्नेंस की प्रक्रिया है, ये जो लेजिस्लेचर की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। This was the core demand, this was the core objective of the freedom struggle in the initial phase, कि we need representation of Indians in lawmaking, in the legislatures, along with the British. We need participation in the governance along with the British. So ये प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन का और ये पार्टिसिपेशन का मामला था। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन द इनिशियल फेज। अभी यही बात को और इंक्लूसिव और डाइवर्स बनाया गया जब उस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बैकवर्ड क्लासेस के जो सोशल लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, लीगल ल्यूमिनरीज थे, वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। तो ये जो जिसको हम उस समय डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे, डिप्रेस्ड क्लासेस के बिहाफ पर बात करने वाले ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सोशल लीडर्स थे, राइट फ्रॉम योर पेरियार रामास्वामी टू बाबा साहब अम्बेडकर टू योर in what we call the Kerala, we have Narayan Guru. So from all the states, whatever the leaders who came from the backward classes, they made this demand more inclusive. यानी प्रतिनिधित्व और पार्टिसिपेशन का ये जो ऑब्जेक्टिव था, जो फ्रीडम स्ट्रगल में रखा गया था, उसको और इंक्लूसिव बना दिया कि ओके, लॉ मेकिंग में, लेजिस्लेचर्स में, गवर्नेंस में इंडियंस का डेफिनेटली पार्टिसिपेशन चाहिए, डेफिनेटली उनका रिप्रेजेंटेशन चाहिए, बट एट द सेम टाइम दैट रिप्रेजेंटेशन शुड इन्वॉल्व ऑल द पीपल, दैट रिप्रेजेंटेशन should involve people from all the sects, all the communities, from all the social backgrounds, from all the diverse
सोशल स्ट्राटा ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव और इंक्लूसिव बन गया और कैटेगोरिकल और शार्प बन गया। then when we achieved independence in 1947, इस ऑब्जेक्टिव को ट्रांसलेट करने की जब जिम्मेदारी आई कि इस ऑब्जेक्टिव को हमें अभी ट्रांसलेट करना था इन द फॉर्म ऑफ आवर ओन गवर्निंग सिस्टम, इन द फॉर्म ऑफ आवर ओन लॉ सिस्टम। यह जब काम संविधान सभा में शुरू हुआ राइट फ्रॉम 1946 टू 49, यानी इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि ये जो पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज हमारे लिए इंडियंस के लिए कौन सी सिस्टम ऑफ लॉ इफेक्टिव रहेगी, प्रोडक्टिव रहेगी, कौन सी ज्यादा बेहतर रहेगी, इस बात पर चर्चा होना, इस बात पर डिस्कशन होना और उसको फाइनलाइज करना, ये सारी बातें जब संविधान सभा में हो रही थी उस समय ये पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल था इसको उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में इन्वॉल्व किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया, एंश्राइन किया गया इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 16(4), in the form of article 330, in the form of article 332। मुख्यतः ये 3 आर्टिकल्स थे जिनके द्वारा ये पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल कम्युनिटीज, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल बैकवर्ड क्लासेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, of this country, in governance of this country, through article 16 clause 4, participation and representation of backward classes in lawmaking. Lawmaking happens in legislatures, in state legislatures, in parliament. तो इन जगहों पर पूरे भारतीयों का, भारतीय समाज के सभी तबकों का, सभी हिस्सों का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन, ये दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क whose objective is to ensure participation and representation of all the majority of the backward classes of Indian society. Now, how can this representation be ensured? ये representation, ये participation किस तरह से हासिल किया जा सकता है? केवल ऐसा कहना कि इन लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऐसा संविधान में लिखकर अगर छोड़ दिया गया रहता तो वो सिस्टम, वो प्रावधान एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इवेल्युएट हम नहीं कर पाते, इसका असेसमेंट हम नहीं कर पाते। इसलिए संविधान बनाने वाले हमारे नेताओं ने वो मोर देन 300 गैलेक्सी ऑफ द ग्रेट इंडियन लीडर्स इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उन सभी लीडर्स ने ये सोचा कि इसको एक एविडेंशियल फॉर्म में एस्टैब्लिश किया जाए कि इनका पार्टिसिपेशन इंश्योर हो। ये केवल लिखित बात नहीं, तो इसको एविडेंशियल तौर पर हम एस्टैब्लिश कर सके। तो एविडेंशियल तौर पर इसको एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने अलोकेशन ऑफ सीट्स, अलोकेशन ऑफ सर्टेन एरियाज, अलोकेशन ऑफ सम स्पेस टू द बैकवर्ड क्लासेस, ये वाला एक्सप्रेसली और एक्सप्लिसिटली प्रोविजन उसमें डाल दिया। This is the difference between the affirmative action in America and the protective action in India. अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये होता है कि कानून में, लॉ में या पॉलिसी में इस तरह के डायरेक्टिव्स दिए जाए कि
हम किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। इस तरह के केवल डायरेक्टिव्स इशू करना। लेकिन भारतीय संविधान एक कदम आगे गया है। उन्होंने उन्होंने यह इंश्योर किया कि अगर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हो, अगर आप सभी के साथ फेयर और इम्पार्शियल बिहेवियर कर रहे हो, तो आपको उसका एविडेंस भी देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट अलोकेशन ऑफ सीट्स एंड फिलिंग अप ऑफ दोज सीट्स फ्रॉम द पीपल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। उसका आपको सबूत भी देना पड़ेगा कि आपने सभी को शामिल करने के प्रयास किए, सभी को इन्वॉल्व करने के प्रयास किए। इसका आपको सबूत भी देना पड़ेगा। जैसे जैसे एक नर्सरी है, नर्सरी ऑफ प्लांट्स, नर्सरी ऑफ फ्लावर्स, और वो नर्सरी में यह बोर्ड पे ये लिखा गया है कि इस हमारे नर्सरी में, जैसे संबोधि की नर्सरी है, बहुत बड़ी नर्सरी है, वहां पर उन्होंने ये क्लेम किया है, दावा किया है कि हमारी नर्सरी में आपको हर तरह के फूलों के पौधे मिलेंगे, हर तरह के फूलों के पौधे मिलेंगे। लेकिन ये केवल बोर्ड पे लिखा है, ये केवल बोर्ड पे लिखा है, और नर्सरी में केवल गुलाबों के ही पेड़ उन्होंने डाल दिए, रखे हुए हैं। नर्सरी में सारे के सारे फूलों के पौधे रखने के बजाय केवल गुलाब का ही फूलों के पौधे उन्होंने अपने नर्सरी में अवेलेबल किए। तो क्या उन्होंने अपने क्लेम के प्रति ऑनेस्टी दिखाई? नहीं। उन्होंने गुलाब के साथ बाकी और सारे जितने भी फूल है, वो सारे के सारे पौधे भी वहां पर अवेलेबल करके रखने चाहिए थे। यह उनका सबूत होगा कि यस, दे आर सिंसियर विद द क्लेम विच दे हैव मेंशन्ड इन देयर बोर्ड, इन देयर डिस्प्ले। यही बात संविधान कहता है कि आपको केवल लिखना नहीं है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब क्या? इंक्लूसिवनेस मतलब क्या? कि उस गार्डन में हर तरह के फूल, हर रंग के फूल, हर हर खुशबू, अलग अलग खुशबू देने वाले फूल वहां पर रहेंगे। संविधान भी सटीक तौर पर यही कहता है कि भारतीय समाज में हर खुशबू, हर रंग के फूल पौधे हमें सिंचोने हैं, उनको हमें ग्रो करना है, नर्चर करना है। और ये केवल बातों के तौर पर नहीं, तो ये आपको दिखाना भी है, ये आपको वहां पर दिखना भी जरूरी है। इसीलिए इसीलिए जब SC ST OBC NT DNT ये 80-85% जो बैकवर्ड क्लासेस है, इनको जब हम शिक्षा में रिजर्वेशन देते हैं, उच्च शिक्षा में आरक्षण देते हैं, इसका मतलब हम उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है, इसको इंश्योर कर रहे हैं। इसका मतलब हम उस गार्डन में हर तरह के फूल और पौधों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब हम SC ST OBC को लॉ मेकिंग में, गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हम इस बात का सबूत भी दे रहे हैं कि भारत का जो बाग है, भारत नाम का जो बगीचा है, उसमें हमने हर तरह के फूल, हर तरह के पेड़ पौधों को साथ में रखा है। दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ रिजर्वेशंस। नाउ अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन कहां पर हो रहा है, और 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 थोड़ा सा निगेटिविज्म कहां पर आ रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के बारे में आज जो देश में, समाज में जो निगेटिविज्म दिखता है, उसके रिलेटेड वी विल बी डिस्कसिंग वेरी पिन पॉइंटेडली। 2-3 चीजें मोटे तौर पर इसके संदर्भ में बोली जाती है कि ये आरक्षण जो है, यह
जाति पर आधारित है। यह जो संवैधानिक आरक्षण है इसको जाति पर अलाइन किया गया है। इट इज अलाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड दैट इज व्हाई it is not the right thing. It should not be aligned on caste. It should not be based on caste. So, sabhi, most of the public, most of the पॉपुलर परसेप्शन यह है कि यह संवैधानिक आरक्षण जो है यह जाति पर आधारित है। यह सबसे बड़ा मिथ है। दिस इज द बिगेस्ट मिथ, दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। नाउ हाउ दिस इज नॉट द केस। किस तरह से आरक्षण यह जाति पर आधारित नहीं है। बड़ी सिंपल बात है, बड़ी लॉजिकल बात है कि संविधान किन तबकों को, किन सेक्शंस को आरक्षण देता है। एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, दैट इज nomadic tribes. Then we have DNT, denotified tribes. So we have 5 categories to whom this reservations are provided. Now, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इन 5 कैटेगरीज में से कितनी कैटेगरीज को कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। 5 कैटेगरीज में से किन कैटेगरीज को कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। कैन एनीवन रिस्पॉन्ड टू दिस वेरी क्विकली? शेड्यूल्ड ट्राइब, SC, शेड्यूल्ड कास्ट, SC और OBC। ओके, ओबीसी भी इंक्लूड हो गए, एससी, एसटी, ओबीसी। ओके, एनटी, डीएनटी को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। EWC। ओके ना, ये 5 कैटेगरीज में से यह बताया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी को कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। लेट मी करेक्ट यू, कास्ट सर्टिफिकेट केवल ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को इशू किया जाता है। इन 5 कैटेगरीज में से कास्ट सर्टिफिकेट केवल ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को इशू किया जाता है। बाकी जो बचे हुए 3 कैटेगरीज है, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड डी-नोटिफाइड ट्राइब्स, इन तीनों कैटेगरीज को कास्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता। इनको सर्टिफिकेट ऑफ ट्राइब, इनको ट्राइब सर्टिफिकेट यह इशू किया जाता है। सो आउट ऑफ द 5 कैटेगरीज, SC and OBCs are issued caste certificate, while ST, NT and DNT they are issued tribe certificate. So now we have 2 social units with us. हमारे पास अभी भारतीय समाज के दो सोशल यूनिट्स है। इंडियन सोसाइटी इज नॉट ए होमोजीनियस सोसाइटी। हमारी भारतीय समाज जो है यह होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है। यह मोटे तौर पर दो अलग अलग समाजों में डिवाइड होती है या आइडेंटिफाई होती है। एक है जाति आधारित समाज व्यवस्था, दूसरी है जाति विरहित समाज व्यवस्था। कास्ट बेस्ड सोसाइटी में कौन कौन से सेक्शंस आएंगे? कास्ट बेस्ड सोसाइटीज में आएंगे आपके शेड्यूल कास्ट, आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस, योर सवर्णा पीपल, योर ब्राह्मण्स, योर क्षत्रियज, योर राजपूत, योर बनियाज, ठाकुर्स, ये सारे हैं, ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, ये है जाति आधारित सोसाइटी। और दूसरी सोसाइटी है वो है जाति विरहित सोसाइटी, जिसमें जाति नाम का कोई भी सोशल यूनिट नहीं है। वो है आदिवासियों का, ट्राइबल लोगों का, जो कि फॉरेस्ट में, जो कि जंगलों में, जो कि पहाड़ों पर रहते थे, वैलीज में रहते थे, और वहां से वो धीरे धीरे उनके आजू बाजू के गांव में आ गए। जंगलों से जब वो गांव में आकर बसे, गांव में आए
गांव से शहरों में आए, तो यह जो जंगलों में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, वो जैसे जैसे गांव में और शहरों में आने लगे, वैसे वैसे उनके जो सोशल फीचर्स थे उनके अकॉर्डिंगली उनका यह कैटेगराइजेशन किया गया कि भैया ट्राइबल पीपल कौन है। इसकी बड़ी सटीक डेफिनेशन की गई कि हु आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यह वह लोग हैं जिनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, जो हमारे मुख्य या मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ मिलजोल नहीं करता, वो अलग कल्चर है, ये डिस्टिंक्ट कल्चर है, ये डिफरेंट कल्चर है आदिवासियों का। इन आदिवासियों की अलग लैंग्वेज है, इनकी अलग सभ्यता है, इनकी अलग मान्यताएं हैं, इनके अलग अलग बिलीफ्स है, इनके अलग अलग पहराव है, इनके खाने पीने के रिवाज अलग अलग है, इनकी सारी चीजें अलग है उन लोगों से जो कि जाति आधारित सभ्यता में या जाति आधारित समाज व्यवस्था में रहते हैं। तो ये जो दो सोसाइटीज है हमारे पास, कास्ट बेस्ड सोसाइटीज एंड कास्टलेस सोसाइटीज, यह जो कास्टलेस सोसाइटी है आदिवासियों की, इनमें अगर मैं आपको आदिवासियों के जो ट्राइबल यूनिट्स हैं, जिसको हम ट्राइब्स कहते हैं, बेसिकली दे आर एक्सटेंडेड क्लैन्स। क्लैन जिसको हम कहते हैं, CLAN, क्लैन। ये जो है इनका एक क्लैन जो होता है, उस क्लैन को हम सबसे बड़ा क्लैन, यानी सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ी ट्राइब जैसे संथल, उसके बाद भील, गोंड, these are some of the major tribes of central India. संथल, भील, गोंड, यह जो है, यह ट्राइबल यूनिट जो है, यह कास्ट यूनिट नहीं है। अभी यह ट्राइबल यूनिट और कास्ट यूनिट में क्या डिफरेंस है, चलिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन, सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन, आई विल नीड योर क्विक रिस्पॉन्स। हम यहाँ पर कास्ट बेस्ड सोसाइटी और कास्टलेस सोसाइटी, इनका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करते हैं, इनमें क्या अंतर है यह हम समझने की कोशिश करते हैं। जाति आधारित समाज व्यवस्था में जो जातियों के नाम है, मैं उन जातियों के 3 नाम लूंगा। यह जाति आधारित सोसाइटी में जो ये 3 जातियां हैं, इनको आपको सही क्रम में ऊपर से नीचे लगाना है, एज पर देयर सोशल स्टेटस। एज पर देयर सोशल स्टेटस उनको सही क्रम में ऊपर से नीचे लगाना है। सो I will be sharing you one name of caste, that is, let us take one caste. Most of us are from Maharashtra, so जिसको हम कहते हैं चर्मकार, कॉबलर। चर्मकार इज वन कास्ट, ज्याला चांभार म्हणतात मराठीमध्ये, जिसको मोची कहते हैं हिंदी में। यह एक जाति समूह है हमारी जाति आधारित समाज व्यवस्था में, ठीक है। दूसरा एक समूह है, उसको हम कहेंगे ठाकुर या राजपूत, यह दूसरा एक समूह है। और तीसरा समूह है ब्राह्मी। यह 3 समूहों, मैंने जाति, ये 3 जातियों के नाम आपके सामने रखे हैं, ठाकुर या राजपूत, उसके बाद चर्मकार, उसके बाद ब्राह्मी। अभी इन तीनों समूहों को उनके सोशल स्टेटस, जो सबसे ज्यादा सोशल स्टेटस रखता है हमारे जाति आधारित सोसाइटी में, उसको सबसे ऊपर रखना है। तो सबसे ऊपर कौन आएगा? ब्राह्मण। ओके, हु विल बी द सेकंड वन? ब्राह्मण, ठाकुर और राजपूत। एग्जैक्टली, सेकंड वन ठाकुर, एग्जैक्टली। थर्ड वन चर्मकार, थर्ड वन मोची, the cobbler caste. Fantastic, thank you all of you. This was the very perfect answer given by all of you. अभी मुझे आप एक बात बताएं कि यह जानकारी आपको आपके स्कूल में बताई गई थी? नहीं।
क्या यह जानकारी, यह इंफॉर्मेशन आपको आपके यूनिवर्सिटीज में बताई गई है? Yes, sir. ओके, यूनिवर्सिटी No, के sir. कौन? तो जब यह इंफॉर्मेशन कोई स्कूल नहीं बता रहा है, कोई कॉलेज नहीं बता रहा है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बता रही है, लेकिन हम सभी को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि कौन ऊपर आएगा और कौन नीचे आएगा. हाउ इज दिस पॉसिबल? They are experiencing this in the society. Yes, it means यानी हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, इस फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अलावा भी एक सोशल एजुकेशन सिस्टम है जो कि काम कर रही है, जो समाज में काम कर रही है, जो हमारे आपस में लोगों को बता रही है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है. यही एक्सपेरिमेंट अभी हम जो जाति विहीन समाज व्यवस्था है, जो ट्राइबल लोगों की, आदिवासियों की जो कास्टलेस सोसाइटी है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं. उनके 3 ट्राइबल यूनिट्स के मैं आपको नाम बताता हूं, संथल, गोंड और भिल. अभी वही बात आपको यहां पर भी करनी है कि जो समाज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सुपीरियर स्टेटस रखता है, उस ट्राइबल यूनिट को सबसे ऊपर रखना है और अकॉर्डिंगली आपको इन तीनों को अरेंज करना है. तो अभी मुझे बताइए कि सबसे ऊपर कौन होगा, बीच में कौन होगा और नीचे कौन होगा? आदिवासी में जातिवाद नहीं है. So we can't right? distinguish. Absolutely right. We cannot distinguish. कोई भी ये बोल नहीं सकता है कि गोंड ऊपर आएगा या भिल नीचे आएगा या संथल ऊपर जाएगा. क्यों? बेसिकली द रीजन इज दैट संथल लोग अपने आप को गोंड या भिल लोगों से ऊंचा या नीचा नहीं मानते. गोंड लोग अपने आप को किसी के ऊपर या किसी के नीचे नहीं मानते. जो इस तरह के ट्राइबल लोग हैं, वो अपना सोशल स्टेटस सुपीरियर या इंफीरियर नहीं मानते. वो दूसरों को भी बराबर मानते हैं और अपने आप को भी समान मानते हैं. वो बाकी के ट्राइबल्स को भी समान मानते हैं और खुद को भी समान मानते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन कास्टलेस सोसाइटी एंड कास्ट बेस्ड सोसाइटी. तो अभी जब हमने ये देखा कि आदिवासियों में, आदिवासी सभ्यता में जातियां नहीं है, इसलिए उनको जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, उनको ट्राइब का सर्टिफिकेट दिया जाता है. तो अगर आरक्षण जाति पर आधारित होता तो आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि आदिवासी एलिजिबल ही नहीं होते आरक्षण प्राप्त करने के, क्योंकि उनमें जातियां नहीं है. आदिवासियों में जातियां नहीं होने के बावजूद भी उनको आरक्षण दिया जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है. इसका मतलब यह है कि आरक्षण जाति पर आधारित नहीं है. अगर आरक्षण जाति पर आधारित होता तो आदिवासियों को आरक्षण का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता. डज इट मेक सेंस? Absolutely. ओके. ये यहां हम अभी तो फिर ऐसी क्या बात है कि अगर जाति पर आधारित नहीं है, उनको सर्टिफिकेट अलग दिया जाता है, जनजातियों का, जिसको हम ट्राइब कहते हैं इंग्लिश में, उनको सर्टिफिकेट अलग दिया जाता है. एससी और ओबीसी, इनको कास्ट का सर्टिफिकेट दिया जाता है. तो ऐसी कौन सी बात है इन पांचों कैटेगरीज में, एससी, ओबीसी, एसटी, एनटी, डीएनटी, जो इनको रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल बनाती है? What are the common factors among these 5 categories which make them eligible for the protection of reservation? Social backwardness, social and educational backwardness. Okay. संविधान हमारा, yes, absolutely right.
आर्टिकल 15 एज वेल एज आर्टिकल 16(4) ये दोनों भी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात कहते हैं। यह सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है, प्रश्न यह है कि क्या SC, ST, OBC, NT, DNT, क्या यह लोग हमेशा से बैकवर्ड थे? क्या यह लोग नेचुरली बैकवर्ड है? क्या यह लोग हिस्टोरिकली बैकवर्ड है? क्वेश्चन इज देयर। संविधान यह कहता है, संविधान ने केवल यह कहा है कि समाज में एक हिस्सा है जो कि पिछड़ा है। इसका मतलब संविधान यह भी कह रहा है कि एक हिस्सा है जो कि फॉरवर्ड है, जो कि अगला है, जो कि प्रोग्रेसिव है। तो अगला हिस्सा, प्रोग्रेसिव हिस्सा समाज का वो भी है और पिछड़ा हुआ हिस्सा भी है। लेकिन संविधान यह नहीं बताता हमें कि इतने सारे समूहों में देश के, भारत के 80-85% लोगों में ये पिछड़ापन आया कहां से? क्या ये नेचुरल बैकवर्डनेस था? क्या ये हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस था? और व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस बैकवर्डनेस? यहां संविधान जो है, यहां पर संविधान हमें क्लैरिफाई नहीं करता है। We have to dig deeper into the debates of the Constituent Assembly, and we have to correlate this factor with other articles of the Constitution. तो यह पिछड़ापन SC, ST, OBC, NT, DNT इन्हीं में क्यों आया? यह पिछड़ापन हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, बनिया इन लोगों में क्यों नहीं दिखा? यह प्रश्न होता है, यह प्रश्न निर्माण होता है। So what was the origin of this backwardness and what were the causative factors of this backwardness? यह जब तक हम समझते नहीं हैं, हमें रूट cause और रूट प्रोटेक्शन और द रूट बेसिस फॉर दिस पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन यह हमें समझ में नहीं आएगी। इन SC, ST, OBC, NT, DNT इन सभी तबकों के साथ असमानता का व्यवहार किया गया था। इन सभी लोगों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया गया था। इन सभी लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स एज वेल एज नेचुरल राइट्स से वंचित रखा गया था। इन सभी समूहों को उनकी नेचुरल प्रोग्रेस करने की जो अपॉर्चुनिटीज थी, उन अपॉर्चुनिटीज को डिनाई किया गया था। These are the 4 factors which made these sections of the society backward, which rendered these sections of the society backward. इन लोगों के साथ इनइक्वलिटी का व्यवहार हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार हुआ था। इनके जो बेसिक राइट्स थे उनसे उन्हें डिप्राइव किया गया था, डिप्राइवेशन का मामला था, और डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू प्रोग्रेस। सो व्हाट वी हैव बिफोर अस आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन एंड डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिसको हम कहते हैं ID3। I stands for inequality, D stands for discrimination, D stands for deprivation, D stands for denial of opportunities. So it was the factors of ID3 which made SC, ST, OBC, NT, DNT backward. इसकी वजह से वो सोशली बैकवर्ड हुए, वो एजुकेशनली बैकवर्ड हुए। केवल इतना ही नहीं, वो आर्थिक तौर पे भी बैकवर्ड हुए, वो राजनीतिक तौर पे भी बैकवर्ड हुए। उनको बनाया गया, ये पिछड़ापन उन पर लादा गया। Now these 4 factors of ID3, they form the basis of policy of reservations। कि संविधान ये कहता है, Constitution says that कि all those communities, all those sections, all those people who were
unequally treated, who were discriminated, who were deprived, who were denied their natural rights, should be given some protection. उनको कोई protection देना चाहिए, and that protection is in the form of policy of reservation. So it is the factors of ID3 which form the basis of reservation. जाति पर आधारित आरक्षण नहीं है, वो ID3 पर आधारित आरक्षण है। अभी यह जो मैं आपके सामने जो हाइपोथेसिस या थ्योरी रख रहा हूं, इसको हमें टेस्ट करना चाहिए। लेट अस टेस्ट दिस थ्योरी इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट केवल हमें शायद पता नहीं है कि दुनिया में, पूरे दुनिया में जो 190 देश है, उन 190 देशों में से 1/3 कंट्रीज में आरक्षण जैसी प्रोटेक्टिव सिस्टम इंप्लीमेंट हो रही है। आरक्षण की प्रणाली केवल भारत में नहीं है, आरक्षण जैसी प्रोटेक्टिव पॉलिसीज अलग अलग नामों से, अलग अलग नॉमेनक्लेचर से 40 से ज्यादा देशों में इंप्लीमेंट हो रही है, अप्लाई हो रही है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेयर द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इज बीइंग कॉल्ड एज अफर्मेटिव एक्शंस, and this affirmative action is extended to blacks, to the black people, to black minorities, to racial minorities. Abhi let us compare the affirmative action in America with the reservation policy in India, the basis of both the policies. Let me put forth you a question. अमेरिका में जो ब्लैक्स है, जिनके स्किन का कलर, जिनके त्वचा का रंग काला है, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। उनको भी वहां की गवर्नमेंट ने इसी तरह का प्रोटेक्शन दिया गया है। क्या वह लोग काले हैं, उनकी त्वचा का रंग काला है, इस वजह से उनको को प्रोटेक्शन दिया गया? क्या वहां के जो लोग हैं, क्या वहां के जो निग्रो लोग हैं, निग्रो इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल टर्म, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन वी आर यूजिंग दिस टर्म। क्या वहां के यह जो ब्लैक लोग हैं, जो निग्रोज है, उनके त्वचा का रंग काला है, इसलिए वहां पर उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है? नहीं, उनके साथ भी भेदभाव हुआ था, उनके साथ भी असमानता का व्यवहार हुआ था, उनके बेसिक और नेचुरल राइट्स भी डिनाई किए गए थे, उनको भी उनकी अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव किया गया था। द प्रिंसिपल्स, द फैक्टर्स ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन एंड डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वर्किंग देयर इन अमेरिका आल्सो। सो इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, it is in America, it is in Brazil, it is in Canada, it is in your African countries, it is in your Asian countries like China, Japan, Singapore, it is like in your European countries, be it UK, France, Germany. All these progressive countries have similar protective policies which are named under different nomenclatures. उनका nomenclature अलग अलग है। कहीं पे उनको पार्टिसिपेटिव पॉलिसीज कहा जाता है, कहीं पे उनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, कहीं पे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है। और लेट मी टेल यू, भारत से कहीं गुना ज्यादा अच्छी तरह से यह पॉलिसीज वहां पर इंप्लीमेंट हो रही है। किस तरह से, कैसे लेट मी टेल यू। चलो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आई एम सीइंग मेनी यंगस्टर्स हियर, स्टूडेंट्स हियर। आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं? यस सर। ग्रेट। अभी मुझे बताइए, हॉलीवुड की जो फिल्म होती है, आप मोस्ट ऑफ द फिल्म्स देखिए, उन फिल्म में आपको 3 या 4 ऐसे एक्टर्स, ऐसे किरदार मिलते हैं जो कि ब्लैक होते हैं। सर विल स्मिथ।
यस, आपको हॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर आप कोई भी फिल्म देखी है, कहीं ना कहीं आपको ब्लैक एक्टर या एक्ट्रेस वहां पर दिखाई देती है. नाउ टेल मी द रीजन बिहाइंड दिस. Can anyone tell me the reason behind this? So because they get equal opportunity. Yes, वहां पर though the policy of affirmative action is limited to the government sector there, but the private sector, the corporate sector, the industrial sector in America has voluntarily accepted this affirmative policy. अमेरिका की जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, जो केवल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री नहीं, केवल प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो स्पोर्ट्स कल्चर है, स्पोर्ट्स कल्चर में जब मैं आपको पूछूंगा कि हु इज द बिगेस्ट टेनिस स्टार इन यूएसए इन विंबलडन, और फॉर दैट मैटर फॉर विनिंग एनी अवार्ड्स रिलेटेड टू द टेनिस स्पोर्ट्स, व्हिच Serena Williams. विलियम सिस्टर्स. तो वहां पर अमेरिका में केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं, आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भी इसको एडॉप्ट किया है, आपकी जो प्राइवेट कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ने भी इसको एडॉप्ट किया है, आपका जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसमें भी उन्होंने इस प्रोटेक्टिव और अफर्मेटिव पॉलिसी को एडॉप्ट किया है voluntarily because they have themselves installed some ethical framework, some value system in their work culture, कि we will not be practicing any sort of differentiation or discrimination on the basis of race, on the basis of color, on the basis of gender, on the basis of ethnicity. Now जिस तरह से भारत में यह बताया जाता है कि आरक्षण जाति पर आधारित है, इस तरह का जो मिथक, इस तरह का जो मिसकंसेप्शन, इस तरह का जो र्यूमर फैलाया जाता है, हम कभी यह नहीं कहते हैं कि बाबा अमेरिका में जो अफर्मेटिव पॉलिसी है वो जो है वो रंग पे आधारित है, वो रंग पे आधारित है, ऐसा तो हम नहीं कहते. जिस तरह से अमेरिका की अफर्मेटिव पॉलिसी रंग पर आधारित नहीं है, त्वचा के रंग पर आधारित नहीं है, उसी तरह से भारत की आरक्षण पॉलिसी भी जाति पर आधारित नहीं है. बोथ आर बेस्ड ऑन ID3. So once we get this basic philosophy clear, I think many things will be easy to understand. अभी देखिए, जब ओके मंगेश जी, I think you please let me know when I should stop. No, we can continue for next 15-20 minutes, no issue. Okay, This topic is very important. हाँ, हमें अभी हम 10:30 तक भी खींच सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिनको सोना है वो सो सकते हैं. Nobody will sleep, sir. Okay. okay, that's Good. great. That's great. Now. So the freedom, the values, हमारा constitution में जो fundamental duties है, article, which article? Fundamental duties are enshrined in which article? 51A. Yes. So वहां पर क्या लिखा गया है कि the citizens of India shall cherish the values which have emanated from our freedom struggle. Freedom struggle से जो values हमें मिली है, उन values को हमें preserve करना है, cherish करना है और उनको preserve करके रखना है. So the value of inclusiveness, the value of maintaining diversity, the value of maintaining equality, the value of ensuring representation and participation, this is the value which have been inherited
by us, by the citizens of India from our glorious freedom struggle. And the reservation policy is the product of the freedom struggle. That is the reason why Supreme Courts have at many point of times upheld this protective policy, despite all those negativities and despite all those objections which are being raised. अभी objections कहां पर आता है? Objection कहां पर आता है? How do we say? What are the objections raised by those people who are not happy with this reservation policy? Yes, definitely. यह उन लोगों का संवैधानिक अधिकार है अपना disagreement express करने का. All those people, all those citizens of India, all those brothers and sisters who do not concur, who do not agree with this policy of reservation, they have their fundamental right to express their disagreements, to explain their disagreements, and we should listen to them. We should also listen to them कि उनकी क्या disagreements है. तो उनका एक disagreement यह है कि जब एडमिशंस प्रोसेस आती है तो एडमिशन प्रोसेस में कुछ बच्चों को, यानी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जो आते हैं, रिजर्व कैटेगरी के थ्रू जिनकी एडमिशंस होती है, उनको कम मार्क्स होने के बावजूद भी उनको एडमिशंस मिलती है. दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ ऑब्जेक्शन कि जो SC ST OBC लोग हैं, लड़के हैं, उनको कम मार्क्स मिलते हैं, उसके बावजूद भी उनको एडमिशन दी जाती है. नाउ यह आर्गुमेंट जो है हम इसको टेस्ट करते हैं. I am reading one comment in the chat box, and the black guy always dies first in the horror movie. Abhish Dalvi. It's really humorous. Okay, कि those students who belong to SC ST OBCs, though they are having lower marks, they are being admitted into the educational institutions. Now, मैं आपको एक बात कहता हूं, आप अगर यह आर्गुमेंट आप सामने रखते हो कि उनको कम मार्क होते हैं, यही बात कम मार्क होते हैं इन द सेंस कि भैया एक मेरिट लिस्ट लगती है, समझो 50 लड़कों की मेरिट लिस्ट है, वो 50 लड़कों की मेरिट लिस्ट में कुछ SC ST OBCs जो है उनको कम मार्क्स होते हैं, एंड डिस्पाइट फेचिंग लेस मार्क्स दे आर बीइंग गिवन एडमिशंस. तो एक कॉलेज में मैं यह कहता हूं कि एक कॉलेज में केवल एक ही मेरिटोरियस लड़का रहता है, बाकी सारे के सारे उससे डीमेरिटोरियस रहते हैं. अगर आप मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप कंपेयर करोगे, देयर विल बी ऑलवेज ओनली वन टॉपर इन दैट लिस्ट. In the list of 50 students, there will always be only one candidate at the top. Now, can we say that remaining 49 candidates are less meritorious? यानी अगर 50 में से एक कैंडिडेट है जिसको 91 मिला है, बाकी के कैंडिडेट्स को 90 मिले हैं, किसी को 89 मिला है, किसी को 88 मिले हैं, 85 मिला है, 80 मिला है, तो क्या हम ये कहेंगे कि केवल 91 वाला ही मेरिटोरियस है, 89 वाला मेरिटोरियस नहीं है, 88 वाला मेरिटोरियस नहीं है? इस आर्गुमेंट को अगर हम इस तरह से एम्प्लीफाई करते हैं, इस तरह से हम इसको अगर जिसको हम कहते हैं जनरलाइज करते हैं, तो हमें यह दिखता है कि मेरिट का आर्गुमेंट अगर हम लेते हैं तो देयर विल ऑलवेज बी ओनली वन सिंगल कैंडिडेट विच कैन बी वेरी स्ट्रिक्टली कॉल्ड एज मेरिटोरियस.
Man, that is a paper merit. That is an academic merit. That is a standardized merit. That is a paper merit. यानी अभी मैं आपको बताता हूं कि पेपर मेरिट क्या होता है. Can anyone? Okay, let me explain you what is meant by paper merit. इसी एग्जाम्पल को आप समझिए रखिए कि 50 कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट है. जो टॉपर है उसको 91% है और उसके नीचे वालों को 89 है, किसी को 88 है, किसी को 85 है और किसी को 80 है. नाउ यह जो 89, 88 और 91 ये जो हमको परसेंटेज दिख रहे हैं ये पेपर मेरिट है. अभी इनमें से इस मेरिट में एफिशिएंसी का एलिमेंट हम देखते हैं. इस मेरिट में एफिशिएंसी का एलिमेंट हम देखते हैं जो कि हमें बताया नहीं जाता, जो कि उस पेपर में उस मेरिट लिस्ट में डिस्प्ले नहीं होता है. लेट अस सी वो जो 91 या 89 या 88 या जो हम कहते हैं कि टॉप मोस्ट कैंडिडेट्स, अपर 25 कैंडिडेट्स एंड लोअर 25 कैंडिडेट्स. जो अपर 25 कैंडिडेट्स है जिनको अच्छे मार्क्स मिले हैं, लेट अस इवेल्युएट द कंडीशन, लेट अस इवेल्युएट the socio-educational, financial, surrounding and the atmosphere they have gained while their upbringing. उनकी जो upbringing हुई है यानी right from their birth till passing of your 11th and 12th standard. जिस तरह से हमें हमारी फैमिली में upbringing मिली है, हम अगर फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली में अगर हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है तो वी विल बी सिटिंग इन ए गुड सिटीज, वी विल बी हैविंग ब्रदर्स, सिस्टर्स, आवर कजिन्स, आवर पेरेंट्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन ए गुड सराउंडिंग, जो हमें पढ़ाई शुरू होने के पहले ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें अच्छा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के काबिल है, जो कि हमें अच्छे स्कूल्स में एडमिशंस देने के लिए काबिल है, जो हमें राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी विल बी प्रोवाइडेड विथ सम टेक्निकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थ्रू विच वी कैन लर्न. ऐसे कंडीशन में जो पला बड़ा बच्चा है वो उसने अगर 91% सिक्योर किए हैं तो वो 91% में एफिशिएंसी का एलिमेंट, और जो बॉटम कैंडिडेट है ये 50 में से जो बॉटम कैंडिडेट है जिसको 80% मिले हैं, वो कैंडिडेट अगर उस सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल एरिया से आता है जो कि इतना प्रिविलेज्ड एटमॉस्फेयर नहीं है, भले ही वो शहर में रहता है लेकिन वो किराए के मकान में रहता है, वो छोटे मकान में रहता है, एक कमरे में रहता है, उसकी फैमिली एक कमरे में रहती है, उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि भैया वो उसको बचपन से ही कोई गैजेट्स या कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन दे सके, बचपन से ही उसको उसके माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं है जो उसको इनपुट्स दे सके, जो उसको पढ़ा सके, उसकी स्कूलिंग भी म्युनिसिपल स्कूल में हुई है, उसको कोई अच्छी इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल में उसकी स्कूलिंग नहीं हुई है, उसके बावजूद भी अगर उसने 80% स्कोर किए हैं तो वो बच्चे का 80% स्कोर यह उसकी एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है. यह वही एफिशिएंसी है, यह उतनी ही एफिशिएंसी है जो एक 91% स्कोर करने वाले बच्चे ने डिस्प्ले की है. दोनों में एफिशिएंसी का इक्वल एलिमेंट है, because the person who is scoring 91% he is securing it through favorable circumstances, while
the student who is scoring 80%, he is securing it through adverse circumstances. दोनों ही इक्वली एफिशिएंट है, केवल उसका पेपर मेरिट अलग अलग है। यह पेपर मेरिट का कंसेप्ट हमें समझना होगा। Now, there is also another way of understanding it. Okay, अभी यह 91% वाला बच्चा भी समझो मेडिकल इंजीनियरिंग के कॉलेज में इनके एडमिशन हो गई और 80% वालों की भी एडमिशन होगी। नाउ अभी उसका ग्रेजुएशन शुरू हो जाता है। दोनों का ग्रेजुएशन शुरू हो गया है। दोनों को एक ही सिलेबस है, यानी जो ओपन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनको भी वही सिलेबस है और जो SC ST OBC के स्टूडेंट्स हैं उनको भी वही सिलेबस है, उनको भी वही बुक्स पढ़नी पड़ती है। दोनों बच्चों को वही बुक्स पढ़नी पड़ती है। ऐसा तो होता नहीं है कि भैया SC ST OBC के बच्चों के लिए सिलेबस थोड़ा कम रखा जाता है। ऐसा होता है भैया? आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी थ्रू रिजर्वेशंस। मुझे तो ऐसा मेरे कॉलेज ने बताया नहीं कि भैया आप जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपका जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो थोड़ा से चैप्टर्स आपके कम कर देते हैं, बाकी बच्चों को 15 चैप्टर्स रहेंगे तो SC ST OBC के बच्चों को 10 ही चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। वेदर वी हैव सच सॉर्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम? नो। SC ST OBC के बच्चों को भी वही सिलेबस और उतने ही चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। जो ओपन कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको भी वही चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। नाउ लेट अस कम टू द एग्जामिनेशन। अभी फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन है, तो भैया फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन है तो फर्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन का जो पासिंग क्राइटेरिया है, whether the passing criteria for SC ST OBC student is different from the passing criteria of general category students? कि भैया ये जो SC ST के OBC के जो स्टूडेंट्स है इनको पासिंग मार्क्स हम रखते हैं 50% और ओपन कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स रखते हैं 60%। तो जो फर्स्ट ईयर में 60% जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको स्कोर करना पड़ेगा और SC ST OBC वाले केवल 50% में भी फर्स्ट ईयर क्वालिफाई हो सकते हैं। नो, this does not happens in any school, in any college, in any university, in any educational institution. Every candidate, from whether he is admitted from the reserved category or whether he is admitted from the open category, he has to equally pass, he has to equally study, he has to equally go through the same parameters which is made for all the students. Now, अभी आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन, अभी उन सभी बच्चों ने 91% वाले ने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, 80% वाले ने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। भैया अभी उसका पेपर मेरिट देखिए, we need to check this paper merit with the efficiency. So if a person, any person, for that matter, anyone belonging to the open category or belonging to the reserved category, कोई भी बच्चा है वो अगर एक इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है, उसको उसके फाइनल ईयर में जितने मार्क्स मिले हैं यह उसका पेपर मेरिट है, लेकिन उस डिग्री के बदौलत उसने अगर आगे चलकर मेडिकल स्ट्रीम में कोई बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेटर और बहुत ही बेहतरीन मेडिकल प्रैक्टिस, इस तरह के जटिल ऑपरेशंस, कॉम्प्लिकेटेड एंड स्पेशलाइज्ड सर्जरीज अगर परफॉर्म की है, अगर इंजीनियर है तो उसने he has devised one of the beautiful technical innovation, technical design, automobile engineer है, तो या he has been absorbed by one of the best MNCs in the world. आप देखिए कि
जो ग्रेजुएट्स, जो प्रोफेशनल्स अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी, वो जो सक्सेसफुल होते हैं, जो 3rd क्लास में भी पास हुए हैं, वो भी उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल और शाइनिंग करियर कर रहे हैं, और जो 1st क्लास में और जो मेरिट में पास हुए हैं उनके भी आज एवरेज करियर्स है। जस्ट द ओनली डेफिसिट इज दैट कि हमारी यूनिवर्सिटीज क्या करती है, वो यह इवैल्यूएशन नहीं करती कि जितने बच्चे मेरिट आए थे 10 साल पहले, जो मेरिट आए थे, वेयर डू दे स्टैंड एट देयर प्रोफेशनल करियर्स आफ्टर 10 इयर्स, इसका असेसमेंट पेपर में नहीं छापते। जिसको 90 मार्क मिले हैं, जिसको 10th में 12th में 90 मार्क मिले हैं, उसके 20 साल के बाद उसका प्रोफेशनल करियर में उसका स्टैंड आज कहां पर है, यह आपको न्यूज में नहीं बताया जाता, यह आपको पेपर में नहीं बताया जाता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेपर मेरिट एंड योर एफिशिएंसी। नाउ यह बात तो जो ऑब्जेक्शन होता है कि भैया इनको कम मार्क्स पर एडमिशन मिलती है और इनको व्हाट वी कॉल, बिकॉज they belong to a particular caste, they are being admitted into the institutions. अगर इन दोनों बातों को आज जो हमने डिस्कशन किया, इस डिस्कशन के बैकग्राउंड में आपको असेस करना है। आई लीव इट अप टू यू, एवरीवन इज फ्री टू मेक हिज ओन जजमेंट। As we are celebrating the constitution, we are celebrating the achievements of constitution. It being a citizen of India is our only identity, and it is the bond of fraternity, it is the brotherhood. यानी यह ब्रदरहुड की फीलिंग यह तभी आएगी जब अभी देखिए एक यानी SC ST OBC के बच्चों को कम मार्क्स में भी एडमिशन होती है, यह बात पर सभी लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, लेकिन किसी लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि भैया जो पेमेंट्स कोटा से एडमिशन लेते थे, जो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते थे, उनके मार्क्स भी कम होते थे। मेरे कॉलेज में मेरी रिजर्व कोटा से एडमिशन हुई थी, मेरे बैच में मेरे बैचमेट्स मैनेजमेंट कोटा से ऐसे थे जिनको मुझसे भी कम परसेंटेज थे, बट नो वन ऑब्जेक्टेड ओवर देयर मेरिट। SC ST OBC के मेरिट पर जो ऑब्जेक्शन लेते थे वो पेमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लेते थे। देन वेयर गोज आवर ब्रदरहुड? हमारी फ्रैटर्निटी की फीलिंग कहां पर है? हमारी इक्वालिटी का प्रिंसिपल कहां पर है? भैया अगर हम प्रिंसिपल है, मींस इफ आई एम ऑब्जेक्टिंग ऑन ए प्रिंसिपल, मैं अगर मेरिट को पकड़े हुए हूं तो मैंने मेरिट का आर्गुमेंट NRI कोटा को भी लगाना चाहिए, पेमेंट कोटा को भी लगाना चाहिए, मैनेजमेंट कोटा को भी लगाना चाहिए, और उसके साथ साथ मैं रिजर्व कोटा को भी अगर वो मेरिट का आर्गुमेंट मैं लगाता हूं, देन आई कैन से दैट आई एम गोइंग विथ ए प्रिंसिपल, आई एम गोइंग विथ ए प्रिंसिपल। लेकिन गिव मी वन एग्जांपल, एक एग्जांपल कोई भी मुझे बताए कि कुछ लोग सड़कों पर आए और उन्होंने पेमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा का विरोध किया कि भैया दिस इज अगेंस्ट द मेरिटोक्रेसी, दिस इज हैम्परिंग आवर एफिशिएंसी। कभी दिखा है हमको? 70 years ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, 70 साल में किसी ने भी इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया है उन कोटास पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट अस, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो छोटी छोटी बातें बताई गई है उसके पीछे की जो फिलॉसफी है, ये बड़ी गहरी फिलॉसफी है। इट टेक्स an academy and institution like Sambodhi to explain us. I really thank कि संबोधि एकेडमी ने ये ब्रिज बनाया है आम नागरिकों में और कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेशन में। सो बिकॉज ऑफ विच वी आर डिस्कसिंग हियर, वी आर इंटरेक्टिंग विथ हियर। सो आई थिंक
one more point, Hemant, one more point that related to this thing. जैसे अभी हमने बताया ना कि ये रिजर्वेशन का जो स्टूडेंट की कैटेगरीज का, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात वो दैट इज एज पर द पॉपुलेशन बेसिस, लाइक परसेंटेज वाइज, मतलब 100 सीट्स में रिजर्वेशन जो रहता है वो दैट इज फॉर एससी दिस मच परसेंट, फॉर एसटी दिस मच परसेंट. दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज आल्सो वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन, Right. है ना. जैसे सब सारे मतलब पूरी की पूरी 100 सीट्स एससी के लिए या एसटी के लिए नहीं होती, ओबीसी के लिए नहीं होती, उसमें सर्टन वो ये है, वो थोड़ी क्लियर करनी इम्पोर्टेंट लगती है मुझे इस सेशन में बात. हेलो. सो आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे In the किसी के rule तो of law. हाँ हाँ. Thank you all. बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था थोड़ा सा. Okay, I have concluded. That's all. I'm thanking all of you for patiently hearing me. I'm thanking Sambodhi Academy for creating this wonderful initiative of bridging the gap between the citizens and the Constitution. Thank you all. Jai Bharat, Jai Samvidhan. जय भारत जय संविधान. थैंक्स अ लॉट डियर So, फ्रेंड, sir, डियर ब्रदर. हाँ there won't be Yes. question answer session. you can ask question, you can ask question. Actually, there is no question. I just want to say thanks to Tirpude sir. In the last year, either I think April or May, Sambodhi Career Academy and Hemant sir had conducted one seminar. It was One on, it was workshop. on 21st October 2018, 2 years back. Oh, 2 years back. Yes, till Huh. today I remember that. And in that workshop, all the ideas about reservation are cleared. Like, firstly, I was also thinking reservation is based on caste. But in that workshop, I came to know reservation is based on class and not the caste. Another thing, reservation, it is not a reservation, but it is right to represent. We came to know there only, and many such things we learned. And what we see, socio-economic status or social backwardness, that also I came to learn very efficiently. And after that, sir must be knowing, we are conducting CPR programs, or we are trying to reach people with the concept of CPR. And really it is need of society and need of time also, because in India people are not aware that reservation is right to represent. And people are thinking just like, अरे ये आरक्षण है तो उनको बस बैसाखी मिल गई है, मुफ्त में मिल रहा है. People are thinking like that only, but it is a right to represent, and people must know this. So I would like to say thanks to both of you for conducting such a seminars. And sir, one question is that I just want to know the percentage of reservation, which was Okay. the question of Mangesh sir also. We want to know percentage of reservation according to the constitutional policy of reservation. Okay. Means the Constitution does not specifies the quantum of reservation. Okay. It is the administrative and the policy which has quantified the certain percentage. Like at the central government level, for scheduled caste, it is 15%. For scheduled tribe, it is 7.5%. For OBCs, it is 27%. At the central level, we are talking about the constitutional reservations which were Yes. provided earlier. We have not yet discussed the EWS reservation. Let us not link these constitutional reservations with the EWS reservation, because they are now challenged in the Supreme Court. Okay, thank you, sir. So all dear friends, students and participants, जिन्होंने भी इस आज के सेशन में जो सहभागी हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. मेरे मित्र डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े हमेशा से ही
संबोधि का जो कुछ सोशल मिशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें 2006 से वो बिल्कुल पार्टिसिपेट होते हैं। जब भी वो मुंबई आते हैं, ठाणे आते हैं, तो संबोधि एकेडमी के ठाणे ब्रांच में, मुंबई ब्रांच में उनके प्रोग्राम्स हमेशा रहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए नॉट ओनली ऑन द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन, बाकी भी काफ़ी सारे जो टॉपिक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, उसके ऊपर हम प्रोग्राम लेते हैं, वो लेक्चर्स लेते हैं। और अभी कैसा है कि रिजर्वेशन का जो टॉपिक है, वो काफ़ी मतलब काफ़ी सारी बातें जो है, मुद्दे जो है, वो इस सेशन में डिस्कस नहीं हो पाए बिकॉज़ ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। लेकिन हम लोग जो है मतलब आगे भी ऐसे सेशंस हम लेते रहेंगे। तो जिन्हें भी ऐसे सेशंस का फ़ायदा लेना है, वो संबोधि आईएएस एकेडमी से जुड़े रहिए। जो लोग संबोधि से जुड़े नहीं हैं, उन लोगों को मैं यहाँ पे अभी जैसे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर काफ़ी सारे जो लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे मेरा नंबर जो है मैं शेयर कर सकता हूँ ताकि जिन लोगों को इस संविधान के बारे में या फिर काफ़ी सारे हम लोग, ये मैंने मेरा नंबर दिया है यहाँ पे 8108016455 मंगेश बोरकर संबोधि आईएएस एकेडमी। सो ऐसे काफ़ी सारे जो इश्यूज रहते हैं उसके ऊपर हेमंत सर और काफ़ी सारे जो अलग एक्सपर्ट जो है संबोधि एकेडमी से जुड़े हुए, वो लोग हमेशा से ही लेक्चर्स और स्पीच देते रहते हैं। और ये हमें इस तरह से काफ़ी इश्यूज को डिस्कस करना बहुत आवश्यक है। मैं थोड़ा-सा मतलब ये जो मैंने जो सीरीज़ चलाई है, तो इसमें मैं मेरे पूरे एफर्ट्स ले रहा हूँ, मेरे साथ जितने एफर्ट्स ले रहे हैं इसमें गाइड कर रहे हैं अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके सब तरीके से। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेंट्स बढ़ने जो है ना, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हम आज 130 करोड़ के लोग हैं और एक सेशन में अगर 100 लोग भी अगर नहीं उपस्थित होते हैं, तो आप खुद समझ लीजिए कि इस देश में जागरूक लोगों की कितनी कमी है। मतलब सोने वाले लोग ज़्यादा हैं और जागने वाले लोग बहुत कम हैं। सो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों से फिर से अपील करूँगा कि आप लोग जो आपके अच्छे दोस्त हैं, यंगस्टर्स हैं और जो थोड़े से सोशली कॉन्शियस है, उनको आप बताइए कि ऐसे जो सेशंस होते हैं, ऐसे सेशंस में कम से कम पार्टिसिपेट हो और समझने की कोशिश करें कि अलग-अलग हमारे जो संवैधानिक इश्यूज़ है, भारत का संविधान है, उसकी जानकारी लें और ये जो जानकारी है, ये दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। सो इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे मित्र को, हेमंत Sir, त्रिपुरे को मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ, यस? sir, one question was raised by Jay Shelke. I would like to answer him on the behalf of Tirpude sir, which I learned in our 2018 seminar only. The question by his is मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जो आहे सुप्रीम कोर्टाकडून स्टँड बाय वरती का ठेवलेला आहे, तर त्याचं आन्सर असं आहे की हं. जेव्हा मराठा आरक्षणाचं न्यायालयीन प्रक्रिया चालू होती, कोर्टामध्ये मॅटर चालू होतं, तेव्हा मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लढणारे जे वकील होते, त्यांना न्यायालयाने प्रश्न विचारला की मराठा कम्युनिटी सोबत कुठल्याही प्रकारचा सोशल डिफरन्सिएशन झालेला आहे का? भेदभाव झालेला आहे का? सामाजिक भेदभाव झालेला आहे का? तर त्यावेळी ॲडव्होकेट लॉयरनी जे प्रूफ दिले किंवा जे त्यांनी म्हणणं मांडलं, त्यामध्ये नो असं आन्सर होतं आणि त्या बॅकग्राऊंडवरती आजही तो प्रश्न प्रलंबित आहे किंवा सुप्रीम कोर्टकडून स्टँड बाय वरती आहे. सर एम आय राइट? हेमंत सर एम आय राइट? Very right, Varshaji. You are very right. थँक यू सर. Thank you. We shall arrange separate. I think we need to arrange separate session related CPR. to OBC reservation, related to Maratha reservation, and even related to like काफी सारे जो communities है वो demand करते हैं अभी reservations के बारे में, जैसे मुस्लिम आरक्षण की भी बात आती है कभी-कभी। तो इन सब के लिए हम अलग से एक सेशन भविष्य में रखेंगे, बहुत जल्दी ही रखेंगे, शायद जनवरी में रखेंगे हम लोग सेशन। तो उस समय ये सब बातें हम मंगेश क्लियर जी, करेंगे। हाँ, मंगेश जी, एक छोटी सी बात
which I want to clear means जो ये बात होती है कि भैया जो कम जिन लड़कों को मार्क्स मिले हैं उनको भी उनकी एडमिशन हो जाती है, लेकिन जिनको ज्यादा मार्क्स मिले हैं उनकी एडमिशन नहीं होती है रिजर्वेशन की वजह से। यह जो बोला जाता है एक्चुअली जिनको ज्यादा मार्क्स मिले हैं उनकी एडमिशंस नहीं होने का रीजन आरक्षण नहीं है। उसका सिंपल रीजन यह है कि हमारे पास इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो सभी को एब्जॉर्ब कर सके। जिनको अच्छे मार्क्स मिले हैं उन सभी अच्छे मार्क्स मिलने वाले कैंडिडेट्स को वो एब्जॉर्ब कर सके। हमारा इतना एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने हमारे पास इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज नहीं है। उस वजह से जो ज्यादा मार्क वाले लड़के हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। दिस इज द बेसिक रीजन एंड इट इज नॉट द रिजर्वेशन। Yes, That's yes, all. yes, 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 yes. Thanks for sharing one value addition and one important input. So अभी मैं सबसे विदा लेता हूँ और Can I ये ask जो one question? Like if I'm not, if we have less time, no issues. I'll ask it some other time. But can I okay ask? अभी okay चलो पूछ लो question. Thank you, sir. Sir, can you shed some light on the non-creamy layer certificate? Do you feel that there is some section of society that misuses it? If so, how can the government safeguard from people misusing the non-creamy layer certificate? Okay. Basically, you are saying that some of the certificates are being forged. Such certificates are being misused and they are fraudulently being obtained. Not the caste certificate, sir. The non-creamy layer certificate. Yeah. Means the means you are trying to say that certain individuals are fraudulently obtaining this non-creamy layer certificate. Yes, sir. Though they do not fall, or though they are not eligible for that certificate, but still they are obtaining such certificates. Okay. Yes, sir. Are you? Is it? Yes, sir. That's what I'm asking. भैया इसके लिए हमें आपके जैसे अच्छे, प्रामाणिक, ऑनेस्ट और एफिशिएंट ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए जो कि इस तरह के फर्जी सर्टिफिकेट्स नहीं बांटे। We need people like you. Administration needs honest, efficient people like you who will be dealing each and everything in a very fair manner, in a very constitutional way, in a very legal way. Please come get entry into the administration. We need you. Yes, sir. हाँ अभी आपको आना ही होगा। जय के साथ चले आओ संबोधि में। जय तुझाच मित्र है ना? तो हो सर हाँ, मित्र है। हाँ, नहीं तो क्या होगा कि जय बन जाएंगे IAS और आप रह जाओगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में किसी। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों अच्छे ऑफिसर्स बन सकते हो आप। ओके। हाँ, यस सर। हाँ, ओके चलो। एनीवे सो काफी देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये हम लोग दिन भर का इस पे सेशन रखते हैं बेसिकली, और 5-6 घंटे हेमंत त्रिपुरे सर जो है इसके ऊपर लेक्चर देते हैं। तो मुझे पता है कि काफी सारे लोगों का हो सकता है कि क्योंकि काफी सारे मुद्दे हैं इसमें, उसको समझना बहुत आवश्यक है अगर पूरी तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी को समझना है। तो काफी सारे मुद्दे यहाँ पे चर्चा में नहीं लिए बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ टाइम, लेकिन भविष्य में हम इसकी एक सीरीज जो है वो कंटिन्यू करेंगे बाद में भी, और प्रॉपरली हम रजिस्ट्रेशंस लेंगे उसके लिए। तो मैं अभी यही कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच डियर हेमंत एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स, and special thanks to again नागपाल सर and रुके साहेबांनी अटेंड केलं सेशन, हे सेशन, आणि बरेचसे लोक आहेत तिथे जे वेगवेगळ्या ठिकाणून आहे, जसं प्रकाश धोटे साहेब बिलकुल रेग्युलरली अटेंड करतायत। त्याच्यानंतर माझ्या आईनी सुद्धा हे सेशन अटेंड केलं। डॉक्टर मोसबी आहेत अमरावतीवरून, त्यांनी सुद्धा अटेंड केलं हे सेशन। मला वाटतं कल्पना कावडे मॅडम या सुद्धा रेग्युलरली अटेंड करतायत।
कसबे साहेब आहेत जालन्यावरून, ते सुद्धा रेग्युलरली अटेंड करतायत सेशन. सो आता प्रत्येकाचं नाव घेत नाही, परंतु बऱ्याच लोकांनी हे सेशन जे आहे अगदी कंटिन्युअसली पहिल्या दिवसापासून अटेंड केलेलं आहे. सो जे अटेंड करतायत त्या लोकांनी ही जी आपली जी संविधानिक मूल्यव्यवस्था आहे आणि संविधानाचं जे व्हिजन आहे ते आपापल्या परिसरामध्ये लोकांपर्यंत पोहोचवावं. संविधानाबद्दल जागरूकता होणं अतिशय आवश्यक आहे, कारण जोपर्यंत या देशामध्ये संविधानिक मूल्यव्यवस्था आणि संविधानाचे प्रोव्हिजन्स लोकांना समजणार नाही तोपर्यंत आपण खऱ्या अर्थाने बिलकुल महासत्ता होणं हे दिवा स्वप्न असेल. तर असं दिवा स्वप्न आपले लीडर्स आपल्याला दाखवतात, परंतु संविधानिक मूल्य रचणं, व्हॅल्यू सिस्टीम रुजणं आणि त्याची इन्फॉर्मेशन लोकांपर्यंत जाणं हे अतिशय आवश्यक आहे. सो विथ दीज वर्ड्स I conclude this session. Thank you very much all. Once again, good night, Shubharatri. धन्यवाद. Good night all. Thank you.